पहला टॉपिक आज का मैं बात करूंगा दोस्तों। आज का पहला टॉपिक जो है हमारा ये रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सर हम बार बार बात तो कर रहे हैं, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं बार बार बात कर रही है कि भाई हमें जो है क्लाइमेट चेंज के जो बढ़ता हुआ जो खतरा है ना, इससे अगर हमें निपटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो ड्यूअल पर्पस को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो देखो जितने भी हमारे जो आपके व्हीकल्स होते हैं सब के अंदर फॉसिल फ्यूल यूज होता है। ट्रेडिशनल अभी वर्तमान के अंदर जितनी भी गाड़ियां होती हैं जनरली किस पे चलती हैं दोस्तों, फॉसिल फ्यूल्स पे। फॉसिल फ्यूल बोले तो सर पेट्रोल डीजल पे ही चलती है, ठीक है, पेट्रोल डीजल सीएनजी। तो इनके क्या है दोस्तों, इनसे एनर्जी तो ठीक है मिल जाती है, बट बाद में इनके बाय प्रोडक्ट के रूप में इनसे क्या रिलीज होता है, इनसे रिलीज होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका आपके क्लाइमेट के ऊपर, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सर क्या प्रभाव पड़ता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज होती है दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैस है। और ये ग्रीन हाउस गैस जब एनवायरनमेंट में रिलीज होती है तो आपके एनवायरनमेंट के अंदर में ये क्या करती है कि इफेक्ट पैदा करती है, जिस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार से भारत के अंदर में रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, जिस प्रकार से भारत के अंदर में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, हमें ज़रूरत है कि एक नया चैलेंज हमारे सामने है क्या, और वो क्या है दोस्तों, अर्बन मोबिलिटी, है ना। तो अर्बन मोबिलिटी की अगर मैं बात करें उसके तहत हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जो है हमें इवॉल्व करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट किस पे चलता है दोस्तों, आपका फॉसिल फ्यूल पे। तो जितना आप ट्रांसपोर्ट बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन सबसे निपटने के लिए, इस ट्विन ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए, पहला टू इंक्रीज द अर्बन मोबिलिटी एंड सेकंड जो है ये एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, अगर दोनों हिसाब से मैं अगर बात करूं तो दो कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार। तो ऐसी एक चीज है क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से दोस्तों आप अर्बन मोबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों ये जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, निपट सकते हैं। सो एक तीर से अपन कर सकते हैं दो शिकार। लेकिन ये एक तीर से दो शिकार तो कर लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो है सरकार पुश भी कर रही है, सरकार बार बार कह रही है कि भाई ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक जो आपके व्हीकल्स हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, है ना, सरकार कह रही है कि ठीक है भैया इसके लिए पॉलिसी बनाओ। 2030 तक तो हमारे गडकरी साहब ने ये भी कह दिया है कि भारत के अंदर में 50% तक गाड़ियां जो होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी, या तो अपने आप हो जाएंगी नहीं तो हम कर देंगे, ठीक है। मतलब उन्होंने क्लियरली इंडिकेशन दिया है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हद तक जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को क्या कर रही है दोस्तों, सपोर्ट कर रही है ना, सरकार उसके लिए पॉलिसी बना रही है, ठीक है। इसी के ऊपर दोस्तों आज नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने, आज नहीं मतलब कल की बात है, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ठीक है, उसके द्वारा ये आपका अगर मैं बात करूं तो मतलब ये प्रेस रिलीज था, उसमें बताया गया कि किस प्रकार से सरकार चाहती है कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। मतलब मैंने गाड़ी, अभी पेट्रोल पंप आप देखो, हाईवे पे निकल के देखो तो आपको पता चलेगा हर 2-3 किलोमीटर के बाद में आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाता है, ठीक है। तो देखो ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमें किसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ठीक है। अब मान लो गाड़ियां तो ले ली लेकिन उसमें चार्जिंग फैसिलिटीज नहीं है, समझ में आ रही है बात आपको, भाई गाड़ियां तो ले ली आपने लेकिन चार्जिंग फैसिलिटीज नहीं है। देखो दोनों का वो अलग है, ठीक है। अगर आप बात करें जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे हैं कि मान लो कहीं आपको कहीं जाना है, यहां से कहीं जाना है, आप वहां पहुंच गए तो ना, दोनों में डिमांड बिल्कुल ही अलग तरीके की है। आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से क्रिएट करना पड़ेगा। भाई आपकी जो फॉसिल फ्यूल पे जो गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, उनको चलने के लिए पहले क्या चाहिए होगा, उनको फॉसिल फ्यूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उनको डलवा सकते हो आप, जाओ कहीं पे तो गाड़ी में तेल वेल डलवा लो। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं इनको आप जब पहुंच जाते हैं वहां पे पार्किंग में खड़े होते हैं तो खड़े खड़े आपकी गाड़ी चार्ज हो सकती है, ऐसा नहीं है ना। आपको जब गाड़ी आप पार्क की हुई है आपने तब आपकी गाड़ी क्या हो सकती है, चार्ज। तो आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा। हाईवेज के ऊपर जिस प्रकार से पेट्रोल पंप है ऐसे ही आपको चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें
हमारे पास जो है बाकी फॉसिल फ्यूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी प्रकार से हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। अब मान लो आपने चार्जिंग स्टेशन भी बना दिया, उसके बाद चार्जिंग स्टेशन पे आप गाड़ी लेके पहुंचे, ठीक है, पता चला कह रहे हैं कि यार बिजली चली गई है, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट में बिजली आएगी तब आपकी गाड़ी चार्ज करेंगे, मतलब वाहियात बात होगी ना बिल्कुल। तो उसके लिए हमारी जो डिस्कॉम कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं, स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां, डिस्कॉम कंपनियां जो हैं, उनको भी उस प्रकार के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये भी उनके लिए चैलेंज है, क्योंकि ये जो मार्केट है एक नई प्रकार की मार्केट होगी डिस्कॉम कंपनियों के लिए। ये जो सेगमेंट होगा ये एक तरह से बिल्कुल ही अलग सेगमेंट होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से जो आपकी लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, किस प्रकार से, ठीक है, अथॉरिटीज जो है, लोकल अथॉरिटीज जो है, इनको नियामक करे, रेगुलेट करे, भाई कैसे बिजली का चार्ज कैसे होगा, ठीक है, कितने यूनिट प्रति इस प्रकार से वो लिया जाएगा, किस किस एरिया के अंदर में, कितने एरिया के अंदर में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, इन सब चीजों पर, ठीक है, किस प्रकार के नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए, इन सब पर लोकल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए, गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए हमारी सरकार का जो थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने एक हैंडबुक रिलीज की है, ठीक है। अब हमने तो बोल दिया कि ये सब होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, भाई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना, उसका गवर्नेंस कैसे होगा, ठीक है, उसमें किस प्रकार की प्रोटोकॉल फॉलो होंगी, ठीक है, उसके लिए किस प्रकार की आपकी रूपरेखा कैसे होगी, अथॉराइजेशन कैसे दिया जाएगा, ये सब चीजें आसानी से हो सके, इसके लिए ही दोस्तों नीति आयोग ने एक हैंडबुक रिलीज की है। और उस हैंडबुक के माध्यम से दोस्तों जो हमारे लोकल अथॉरिटीज है उनकी मदद हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि वास्तव में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वास्तव में किस प्रकार से आपके लिए तैयार, इनके लिए तैयार करना है, ठीक है। चलिए इसी मुद्दे पे बात करते हैं अब आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी मुद्दे पे बात करते हैं। तो चार्जिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये आपका कौन से पेपर से बिलोंग करता है दोस्तों? तो इट बिलोंग फ्रॉम जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3, ठीक है, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 से आपका क्या करता है, बिलोंग करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी आ जाता है, क्योंकि जीएस पेपर 2 में नीति आयोग जीएस पेपर 2 के अंदर आता है। एंड 3 की अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है ये उसके अंदर में आता है। सो 2 पेपर के ये कवर कर रहा है, ठीक है। आज ये इसीलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि वो जो अगली स्लाइड है यार वो मैं डालना भूल गया आज। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 से संबंधित है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हाल ही में नीति आयोग ने क्या की है दोस्तों, एक हैंडबुक रिलीज की है, ठीक है, एक नीति आयोग ने एक हैंडबुक रिलीज की है, किसके लिए दोस्तों? टू गाइड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, ठीक है। भारत के अंदर में जो आपका ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा उसको गाइड करने के लिए आपका नीति आयोग ने एक हैंडबुक जो है वो रिलीज की है। ये जो हैंडबुक होगी दोस्तों, इसका नाम क्या है? इस हैंडबुक का नाम है द हैंडबुक फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय। किसने डेवलप की है? पहला मैंने बताया आपका नीति आयोग ने। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, एमओपी ने भी, एमओपी मतलब कई लोग थे जिन्होंने मिलकर इसको साझा करके इसको रिलीज किया। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसके बाद तीसरा अगर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका दोस्तों तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया। सो इन्होंने मिलके इस हैंडबुक को रिलीज किया है, मिलके इस हैंडबुक को रिलीज किया। आप समझ पा रहे मेरी बात? मैं कह रहा हूं नीति आयोग रिलीज द हैंडबुक। नीति आयोग ने किस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके लिए किताब, एक हैंडबुक रिलीज की है। ये जो हैंडबुक है दोस्तों, इसमें इसको डेवलप करने में नीति आयोग का, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI का, इनका क्या है दोस्तों, आपका सहयोग है। इनके सहयोग के द्वारा ही इस हैंडबुक को रिलीज किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या क्या है? ठीक है, उद्देश्य की बात अगर हम करें तो देखो ऑब्वियस बात है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक हैंडबुक रिलीज कर रहे हो तो पर्पस क्या होगा? आप एक किताब छाप रहे हो जिसका पर्पस है आपको ये बताना कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। तो ऑब्वियस बात है ना, उस किताब को छापने के पीछे का उद्देश्य क्या है?
आप यही बताना चाहते हो कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, और तो कुछ नहीं है ना। तो बस इसके माध्यम से भी सेम हम वही करना चाहते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम ये बताना चाहते हैं देश के अंदर में जो किस प्रकार से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस प्रकार से चार्जिंग जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस प्रकार से हमें ऑग्यूमेंट करना है। तो इस हैंडबुक के माध्यम से हम वही काम यहाँ पर करने वाले हैं। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस, ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों, हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना चाहते हैं, ठीक है। हम रैपिड ट्रांजिशन टू द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री, हम चाहते हैं देश के अंदर में जिस प्रकार से अभी हमारी फॉसिल फ्यूल बेस्ड मोबिलिटी है, समझ रहे हो, देखो ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप गाड़ी की जगह अगर मोबिलिटी बोलते हो, ठीक है, आप तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। सो इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी से बदलाव लाना। यही हम चाहते हैं कि देश में जो हम कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हमारा मोबिलिटी है उसको हम चेंज कर पाएं। किसके लिए दोस्तों, हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर चेंज कर पाएं। ये हमारा प्राइम पर्पस है, ये हमारा प्राइम उद्देश्य है, ठीक है। इसके ऊपर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। इसके अलावा इट विल गाइड द स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान से समझना, ये जो हैंडबुक रिलीज हुई है ना, गाइड की तरह काम करेगा। किसको गाइड करेगा दोस्तों, इट विल गाइड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इट विल गाइड द लोकल बॉडीज, ठीक है। किसके लिए दोस्तों, इनको गाइड करेगा किसमें, टू फ्रेम द पॉलिसीज, कि किस प्रकार से अपनी नीति इनको बनानी है, एंड नॉर्म्स टुवर्ड सेटिंग अप ऑफ द चार्जिंग नेटवर्क्स फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये क्या करेगा दोस्तों, हमारी जो राज्य सरकार है, ठीक है, हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, वहां पर किस प्रकार से उनको इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करना है, उस दिशा में ये क्या करेगा, नीतियों और मानदंड को तैयार करने में सरकार की मदद करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। हमने किताब रिलीज की है नीति आयोग ने, वो किताब आपको ये बताएगी सरकार को, राज्य सरकार को और लोकल गवर्नमेंट को, कि आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से तैयार करना है देश के अंदर में, ठीक है। तो उसके ऊपर वो सरकार को गाइड करेगी। पर्पस ये होगा कि किसी प्रकार से जल्दी देश के अंदर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके, ठीक है, उसको तेजी लाई जा सके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, यही इसका उद्देश्य रहेगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स में मैं बात करता हूं दोस्तों। तो क्या है, देखो, इट विल हेल्प जितने भी स्टेक होल्डर्स है। अब देखो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो बहुत सारे लोग होंगे भाई, सरकार भी होगी, उसके बाद जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा वो, मतलब बहुत सारे लोग होंगे ना। बिजली से चार्ज करोगे तो बिजली सप्लाई कहाँ से होगी, ठीक है, कौन बिजली को मैन्युफैक्चर करेगा, तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। ऐसे ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं बन जाएगा, इसमें बहुत सारे लोग आपके क्या होंगे, शामिल होंगे। तो जितने भी लोग शामिल होंगे ना उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर, ठीक है, हितकारक, क्या होगा, हितधारक, जो लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो ये जो है, ये जो हैंडबुक रिलीज की है, ये जो नीति आयोग ने, जो हमारा थिंक टैंक है, इसने ये जो हैंडबुक रिलीज की है ना, इस हैंडबुक का उद्देश्य क्या है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, उनकी मदद करना ताकि वो प्लान कर पाए, ठीक है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, किस प्रकार से इसको अडॉप्ट किया जा सके। भाई ठीक है, पेट्रोल पंप तो आज मतलब आप देखोगे तो हर 3-4 किलोमीटर हाईवे पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को, इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से अपनाना है, ये मदद करेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, ठीक है, आपने प्लान भी कर लिया, आपने अडॉप्ट भी कर लिया, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है, पॉलिसी कैसे बनानी है, टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो ये सब चीजों में सरकार की क्या करेगा, मदद करने वाला है। इट विल प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तकनीक किस प्रकार से काम करेगी है, ठीक है, किस प्रकार से भाई स्लो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, तो इसके ऊपर ये क्या करेगा दोस्तों, आपका काम करेगा। इट विल प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर नीडेड टू फैसिलिटेट द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब जो भी सरकार को चाहिए होगा, ठीक है, सरकार को जो भी तकनीकी और नियामक ढांचे की आवश्यकता होगी, तो इस हैंडबुक के माध्यम से सरकार को प्रोवाइड किया जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। एंड गाइज मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, ठीक है, ये करंट अफेयर का शो ना सिर्फ आपका प्रीलिम्स के लिए आपके करंट अफेयर को तैयार करेगा, बल्कि मेंस के लिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, मतलब अगर आप मेरे से स्टाम्प भी भरवाओ तो भी मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। ये क्लास जो है ना आज की, जो खत्म करोगे, इस क्लास को खत्म करने में आपको लगेगा 2 आवर्स, 2 घंटे, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये 2 घंटे की क्लास जो होगी ना, दिस विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है। इसमें प्री मेंस, मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, ये आपका जीएस, ठीक है, भी कवर कर रहा है,
जीएस प्री और मेंस दोनों में कवर कर रहा है। कैसे मैं बताऊंगा अभी आपको। वैसे ये जीएस पेपर 2 और 3 का क्वेश्चन है। अब इससे संबंधित मैंने इसमें क्वेश्चन भी दिए हैं। इससे संबंधित आपको प्री में क्या पूछा जा सकता है वो भी मैंने बात की है। इससे संबंधित कौन से और टॉपिक है, जब ये टॉपिक पढ़ने बैठ गए, ऐसा तो होता नहीं, आसपास की चीजों को भी कवर करना पड़ता है। यूपीएससी की आदत क्या है ना, पता है, मान लो ये इशू है, यहां से ये इशू न्यूज में है, तो यूपीएससी यहां से कम पूछता है, यूपीएससी इसके आसपास से ज्यादा पूछता है। तो उसी के लिए मैंने एक वो स्कीम हमारी है जिसको हम बोलते हैं रिलेटेड सर्च। तो इसमें रिलेटेड सर्च भी आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत ही स्टैंडर्ड का काम यहाँ पे होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़े। तो द हैंडबुक जो है इट प्रोवाइड्स होलिस्टिक गवर्नेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर टू वर्क टुगेदर इन एस्टैब्लिशिंग द रोबस्ट। मतलब ये एक आपका जो है हितधारकों के लिए एक आपका, अगर मैं बात करूं तो एक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है पब्लिक और प्राइवेट लोगों को कैसे एक साथ में आके काम करना है। भाई अब देखो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट किया जाएगा तो ऐसा तो है नहीं सारा सरकारी होगा, बहुत सारे निजी लोग भी इसके अंदर आएंगे। जो पेट्रोल पंप ठीक है सरकार के भी, बट रिलायंस का भी तो है पेट्रोल पंप, तो ऐसा नहीं है ना। तो मतलब निजी लोग भी इसके अंदर में आएंगे, सरकार ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनी ठीक है, सही है, वो आपका भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनी है, बट उसके अलावा रिलायंस के पंप भी तो हैं, पेट्रोल पंप भी तो हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों आके किस प्रकार से काम करेंगे और देश के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से मजबूत करेंगे, ये भी यहाँ पर बात की गई है इस हैंडबुक के अंदर में। दिस हैंडबुक इज वेल अलाइंड विद द अपकमिंग स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स। किस प्रकार से पूरे देश के अंदर में लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो, ये उस पे भी काम करेगा। ठीक है, ये हैंडबुक कम लागत वाले ईवी चार्जिंग पॉइंट प्रदान करने के लिए आगामी मानक के साथ अच्छी तरह से संरेखित भी है। ठीक है, सो ये भी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोल एंड चैलेंज फॉर द डिस्कॉम। मैंने आपको क्या बोला, देखो जो हमारी डिस्कॉम कंपनी है, डिस्कॉम क्या बोलते हैं, डिस्कॉम जो होती है इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, है ना। बिजली बन गई, बिजली बनने के बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट, जो क्या लंबे लंबे तार नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े हाइट के, वो बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पोल खड़े कर दिए जाते हैं, है ना, ऐसे बड़े, ठीक है, उनसे लाइट नहीं जाती है, खेतों में देखते थे हम तो पहले। तो वो जो पोल खड़े हैं ना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पोल खड़े हुए हैं, उन पोल की मैं बात कर रहा हूं। तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना दोस्तों, है ना, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो वो जो काम है वो डिस्कॉम कंपनियों का होता है। ठीक है, वो काम किसका होता है, डिस्कॉम कंपनियों का होता है, किस प्रकार से आपको इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो काम किसका होता है दोस्तों, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का, डिस्कॉम का काम होता है। अब डिस्कॉम के लिए भी एक नया चैलेंज है ना। ये ऐसी चीज है, आपने घर में पावर सप्लाई होती है ना, घर में बिजली कट जाए 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सोचो अगर यहाँ बिजली कट गई, तो आप चार्जिंग के लिए लेके पहुंचे अपनी गाड़ी को, कहता है लाइट कट गई, रुक जा 5 मिनट बाद आई, और रुक जा 5 मिनट लाइन, 5 मिनट में इतनी लंबी लाइन लग जाएगी। तो ये एक नया सेगमेंट है। ठीक है, नया सेगमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अपने टारगेट भी बना रखे हैं, उसने कुछ अपने टारगेट्स बना रखे हैं। जैसे हाईवे पे पेट्रोल पंप होता है ना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में, इसी प्रकार से मिनिस्ट्री के भी टारगेट है कि भाई कितने के ग्रिड के अंदर कम से कम एक जो है आपका चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, सुपर चार्जर कहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, हाईवे पे कितनी दूरी पर। तो ऐसे उसने भी अपने टारगेट बना रखे हैं। अब उन टारगेट को पूरा करने के लिए ये डिस्कॉम कंपनियों के सामने एक नया चैलेंज है। पहले इस प्रकार की उन्होंने डिमांड देखी नहीं थी, एक नई प्रकार की डिमांड, एक नया मार्केट है पूरा का पूरा। तो ये चैलेंज भी है किसके लिए दोस्तों, डिस्कॉम कंपनियों के लिए, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए। तो उनकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सो इलेक्ट्रिक चार्जिंग इज अ न्यू टाइप ऑफ पावर डिमांड फॉर डिस्कॉम। ये एक नई प्रकार की डिमांड है। ठीक है, आज जो है बिजली का इस्तेमाल होता है घरों में, इंडस्ट्री में, लेकिन कल बिजली का इस्तेमाल किसके लिए होगा, गाड़ी को चार्ज करने के लिए। तो हमारी डिस्कॉम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है, उनके लिए भी एक नया सेक्टर, एक नई डिमांड यहाँ पे जनरेट हो रही है। दे हैव टू प्ले अ पिवोटल रोल इन प्रोवाइडिंग द सीमलेस पावर सप्लाई कनेक्शन फॉर चार्जिंग फैसिलिटीज। अब इसके लिए दोस्तों इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार से निर्बाध बिजली आपूर्ति कनेक्शन प्रदान करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से ये निर्बाध बिजली आपूर्ति कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आपका डिस्कॉम कंपनियों की जो भूमिका है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, ये इनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दे मस्ट एंश्योर दैट द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैज द रिक्विजिट कैपेसिटी। इनको एंश्योर करना पड़ेगा कि जितनी डिमांड है उतनी ये क्या कर पाए, सप्लाई कर पाए। ठीक है, उतना ये प्रॉपर नेटवर्क बना पाए, उतना ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए। अगर मैं आज बोल दूं एकदम से तुरंत आज ही सारे इंडिया के अंदर में सबके पास में गाड़ी इलेक्ट्रिक हो जाए, अभी मैं बोल दूं,
लेकिन तुरंत, लेकिन उसके लिए तो बाकी लोग तो तैयार नहीं है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है वो भी तैयार नहीं है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल मैनर में होगा। और किस तरीके से करना है, तो सरकार को क्या काम करने हैं, लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, किस प्रकार से डिस्कॉम कंपनियों को तैयार होना है, किस प्रकार से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को तैयार होना है। तो ये सारी बातें इस किताब के अंदर में लिखी गई है। जो हैंडबुक रिलीज की है नीति आयोग ने, इसका पर्पस, उद्देश्य ही क्या था, इसका उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से आप भारत के अंदर में जो आपका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको हम आगे लेके आए, और इससे दोनों चीजों में फायदा होगा, ठीक है। वो मैं अभी आपसे सवाल पूछूंगा तो उसमें मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, तब वहां आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज, ठीक है, इसके लिए नोडल, सेंट्रल नोडल एजेंसी कौन है, केंद्र सरकार के स्तर पर, यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है। सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE जो है, ये आपकी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, ये सेंट्रल नोडल एजेंसी है, यही इस सारे खेल को देख रही है, इस पूरे खेल को तय कर रही है, यही देखेगी, यही इसको आपका रेगुलेट कर रही है, ठीक है। समझ में आ रही बात दोस्तों। तो ये बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन बनाए हुए डिस्कॉम कंपनियों के साथ, स्टेट एजेंसीज के साथ में बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन बनाई हुई है, देख रही है कि किस प्रकार से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है देश के अंदर में, ठीक है। चलिए, ये हो गया बात। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, मैंने आपको क्या बताए थे, जिस प्रकार से पेट्रोल पंप है, इसी प्रकार से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हैं। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, उसके लिए भी इसने काम किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अपने कुछ टारगेट रखे हुए हैं। वो टारगेट कैसे हैं, देखो, ये टारगेट एटलीस्ट 1 चार्जिंग स्टेशन टू बी सेट अप इन अ ग्रिड ऑफ 3 किलोमीटर इंटू 3, मतलब 3x3, मतलब ऐसे आप देखोगे 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर, ये ग्रिड है ना। तो 3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कम से कम एक क्या होना चाहिए, आपका एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अपने टारगेट है। उसने सोचा है कि हर 25 किलोमीटर के अंदर में हाईवे पे बोथ द साइड, दोनों साइड के अंदर में आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, कि मतलब झटपट से काम हो जाए, है ना, जाओ लगाओ और झटपट से काम। फास्ट चार्जिंग स्टेशन कितने पे, 100। अब ये दोनों तरफ होने चाहिए हाईवे के, मतलब हाईवे एक लेन ये है, एक लेन है, तो हर 100 किलोमीटर के आसपास दोनों साइड में होना चाहिए, ठीक है, फास्ट चार्जिंग। 25 किलोमीटर में नॉर्मल वाला और 100 किलोमीटर में फास्ट। प्राइवेट चार्जिंग, ठीक है, आप ये तो सरकारी होंगे। कह रहा कि आप कोई आदमी है जो घर पे करना चाहता है, तो घर पे या कहीं पार्किंग फैसिलिटीज में, मैंने बताया ना, जैसे पार्किंग भी हो गया, मॉल में पिक्चर देखने गए, वैसे तो वो जमाना ही पुराना हो गया, ठीक है, मॉल में पिक्चर देखना तो जमाना ही पुराना हो गया, नहीं भाई, है कि नहीं है, बताओ। मॉल में पिक्चर देखने का तो मतलब जमाना ही पुराना हो गया, अब कहाँ पता नहीं कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो समय दोबारा से, है कि नहीं भाई, जब मॉल में दोबारा जाया जाएगा पिक्चर देखने के लिए, है। तो मान के चलो कोई गया तो गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी, तो पार्किंग के अंदर में ही जो मॉल है, ठीक है, जिस उसमें ऐसा होना चाहिए सिस्टम कि भाई गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, चलो तब तक चार्जिंग भी लगा दी, चार्ज हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, प्राइवेट चार्जिंग जो है रेजिडेंस ऑफिस पर वो भी है, तो वो भी कौन करेगा, जो हमारी डिस्कॉम कंपनियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है बिजली के जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उनके द्वारा। तो ये टारगेट है, ये रेगुलेशन है, ठीक है, इनको याद रखना है, ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखना है आपको प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं सर, ये तो हो गया। अब मैंने क्या बोला, देखो यूपीएससी ये आपका एक मुद्दा है ना, तो इसके आसपास से बहुत पूछता है। अब आप कहोगे सर आसपास का कौन कौन सी चीज हम इसमें पढ़ लें, हमने चार्जिंग पे तो बात कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बट इसके आसपास की बात बहुत पूछती है यूपीएससी। इससे संबंधित चीज है अपने पास फेम इंडिया स्कीम लेके आए थे हम, ठीक है, थोड़ा याद दिला देता हूं, फास्टर अडॉप्शन, ठीक है, याद आया कुछ। तो फेम 1 और फेम 2 स्कीम, 2 स्कीम है आपकी, फेम 1 और फेम 2, यूपीएससी से सवाल भी पूछ चुका है, ठीक है, यूपीएससी मल्टीपल टाइम इस स्कीम से सवाल पूछ चुका है, ठीक है, फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है, समझ रहे हो, कुछ इस प्रकार की स्कीम है, फेम 1 फेम 2 स्कीम, तो ये दोनों आपको देख लेने। उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, NEMMP, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ये क्या है, ठीक है, ऑब्वियस बात है जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। अब आप कहोगे सर ये भी आपने क्यों नहीं बताया, अगर मैं ये बताता तो एक देखो कितना, एक तो पढ़ाया एक टॉपिक, वो दूसरा टॉपिक ये, तीसरा टॉपिक ये, चौथा टॉपिक ये, पांचवा टॉपिक ये, छठा टॉपिक ये, सातवां आठवां, मतलब 8 टॉपिक यही हो जाते हैं, मतलब पूरे दिन करंट अफेयर की क्लास चलती है अपनी। सो इसीलिए ना मैंने वो कराया नहीं यहाँ पे,
तो ये काम आपके लिए, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपको नया करना है, ऑलरेडी आपने किया हुआ है, यू जस्ट हैव टू लुक टू योर नोट्स, आपको अपने नोट्स में देखना है, रिवाइज करना है। जो बच्चे लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े हुए थे, पहले भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा, बस उनको अभी नोट्स खोलना है, ओपन करना है। और जो नए बच्चे हैं ना, उनको मैं बता दूं यार, मेरे रिलेटेड सर्च के लिए एक सेपरेट नोटबुक आप बना लो, ठीक है, नोटबुक बना लो या कोई एक फोल्डर बना लो अलग से, ठीक है। आजकल तो डिजिटल फॉर नोट्स बनाने के भी अब तरीके बदल गए हैं ना, तो आप कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, मोबाइल, किसी का भी सहायता ले सकते हो। फेम 1 और फेम 2, जो नया बच्चा है, मान लो अभी अभी जिसने ज्वाइन ही किया है, अब वो सोच रहा है सर मैं 25 में एग्जाम दूंगा, 24 में, बहुत सारे के सवाल आते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, वो कहते रहते हैं कि सर बताओ कैसे करें। तो उनको मैं बता देता हूँ, जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सोच लेते हो, करंट अफेयर उसी दिन से पढ़ना है। एंड दिस इज नॉट द करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या था, न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि नीति आयोग ने एक हैंडबुक रिलीज की है, बस खत्म बात बात वहीं खत्म होगी। लेकिन यूपीएससी इतना नहीं है भाई, यूपीएससी से आगे जाके पूछता है, ठीक है। यूपीएससी ये नहीं पूछता कि सवाल आ गया कि हाल ही में बताओ किसने एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैंडबुक रिलीज की है। यूपीएससी डजंट आस्क दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चन। यूपीएससी आपसे जो पूछता है ना, ठीक है, वो पढ़ने के लिए आपको थोरो स्टडी करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ करंट अफेयर जो होता है, ये सिर्फ करंट अफेयर से बड़ा है बच्चों। आप जिस दिन से यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हो, ठीक है, उसी दिन से आपको ये पढ़ना होता है। ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर से, गवर्नमेंट वेबसाइट से, ठीक है, आप अलग अलग जो हमारी मैगजीन्स होती हैं उनसे आता है। लेकिन हाँ, ऑब्वियस बात है यार, जब बच्चा नया तैयारी शुरू करता है, अब मान लो किसी बच्चे ने 2 बार एग्जाम दे लिया, तो वो अपने आप से कर सकता है, जो मैंने पढ़ाया वो खुद से पढ़ सकता है, पीआईबी पे दिया हुआ है, जाके खुद पढ़ लेगा, ठीक है। लेकिन ये वो छांट नहीं पाएगा ये चीज़ें, इसीलिए दोस्तों ये ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज के लिए रिलेटेड सर्च से आपको काम क्या करना है, फेम 1 फेम 2। अब ये आज आप कर लोगे ना, तो ये आपको भविष्य में पूरा काम आएगा। तो जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना है, कॉपी उठानी है, लिख लेना है, या अपने कंप्यूटर में एक स्लाइड कहीं पे ऐड करके अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान क्या है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग गाइडलाइंस भारत में क्या है, ठीक है, ये चार्जिंग गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइन है। इसके अलावा कुछ गाइडलाइन और भी है, तो ये याद रखनी है। सो दीज आर नथिंग बट दीज आर द गाइडलाइन। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई, ये बताया मैंने, सेंट्रल नोडल एजेंसी है आपका दोस्तों, बहुत सारे और भी काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वगैरह वगैरह, वो सब बातें। नीति आयोग के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अब नीति आयोग के बारे में पता नहीं 50 बार पढ़ा होगा, पढ़ाया भी गया होगा, तो वो पढ़ना है आपको, ठीक है। एक डिस्कॉम कंपनियां जो है ना, इनके लिए एक बहुत बड़ी स्कीम थी, उदय। ये उदय शेट्टी नहीं है वेलकम वाला, ठीक है, ये उदय स्कीम थी, ताकि जो हमारे डिस्कॉम कंपनियां है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं, इनके उत्थान के लिए। ये कंपनियां बड़े घाटे में चल रही थी, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, और स्टेट गवर्नमेंट को इनको रेगुलेट करना होता है। अब क्या होता है ना, जैसे किसी राज्य में इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ की सरकार कहती है चलो भाई पुराने बिल माफ़, सरकार कहती है कि किसानों के पुराने बिल माफ़, भाई ये सरकार तो किसान सपोर्टिव है ना। तो ऐसे में ना इनके ऊपर, बेचारों के ऊपर बड़ा कर्जा हो जाता है। ये बिजली खरीद तो लेते हैं, ये बेच नहीं पाते हैं उतने में। दूसरा, लोग बिजली की चोरी करते हैं, स्मार्ट मीटरिंग है नहीं, ठीक है, चोरी होती है, तो उस चक्कर में ना ये हमेशा घाटे में होती है, लॉस में होती है। तो इनको दोबारा से रिवैम्प करने के लिए सरकार एक स्कीम लेके आई थी, जिसका नाम था उदय शेट्टी। अब ये स्कीम जो है ये क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है डिस्कॉम की। जब भी डिस्कॉम का बात आता है तो आपको उदय स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। सो ये चीज यहां से आपको पढ़ लेनी है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा बच्चों, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मिस्टर गेमर, मैंने पेपर दिया हो ना दिया हो इससे कोई मतलब नहीं होता, और मैं पेपर ना देता तो मैं पढ़ा नहीं पाता। अब दूसरा सवाल होगा आपका कि सर फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो रेदर देन फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स, ठीक है, स्टिक टू द टॉपिक और यहाँ पढ़ाई करो। बिना पेपर दिए और बिना कोई एलिजिबिलिटी के नहीं पढ़ाता आपको, ठीक है। सो डोंट वरी, हो जाएगा भाई। सभी बच्चे बताओ ओके की रिपोर्ट है? आगे बढ़ जाऊं मैं, कर लोगे ना रिलेटेड सर्च का काम? अब बताते हैं सर प्रीलिम्स में क्वेश्चन किससे आ सकता है। एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, जो भी नए बच्चे आए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दे, जिन्होंने कर रखा है उनके लिए धन्यवाद यार, ठीक है। एक बार लाइक कर दे, हमें 1200 लाइक तक जाना है, लाइव करंट अफेयर लाइव में 1200 तक जाना है अपने को, ठीक है।
एक बार थैंक यू तेजस्वी, थैंक यू वेरी मच। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है एक बार प्लीज इसको क्या कर दें, फटाफट से शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिलेटेड सर्च का काम हो गया, ये हमारे शास्त्री जी हैं उनके लिए, ये अंग्रेज लोग जो हैं वो, और ये हमारे शास्त्री जियों के लिए। इसके अलावा प्रीलिम्स में सर क्वेश्चन देखो नॉर्मल क्वेश्चन बनता है आपका, नीति आयोग से पूछ लेगा, फेम 1 फेम 2 पॉलिसी से पूछ लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो टारगेट्स मैंने अभी बताए थे, ठीक है, 3x3 की ग्रिड में होना चाहिए, 25 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है, आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हाईवे के दोनों साइड, 100 किलोमीटर पे सुपर चार्जर होने चाहिए, तो ये सब आपसे पूछी जा सकती है। साथ साथ में जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है ना, NEMMP, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। अब आप कहोगे सर कैसा सवाल पूछा जाएगा, तो वो देखने के लिए आपको मेरे साथ 10 PM पे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। कहां पर आप जुड़ोगे मेरे साथ, अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, ठीक है। वहां पर मैं एक स्पेशल क्लास लगाऊंगा, फ्री होगा, वो प्लस वालों नहीं सबके लिए होता है, फ्री होता है। लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट आपको वहां पे मिलती रहेगी। ये जो PDF है इसका, वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हिंदी में दोस्तों शास्त्री जी हमारे प्रीलिम स्पेसिफिक इससे पूछा जा सकता है। अब हियर कम्स द थिंग, बच्चा पढ़ाई बाद में शुरू करता है, उसको पहले मेंस आंसर चाहिए, मेंस आंसर राइटिंग। सर मेंस के लिए आंसर कैसे लिखूंगा मैं, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, मेंस के लिए मैंने पढ़ा भी दिया, टॉपिक भी करा दिया, अब मैं मेंस का आंसर भी आपको पूछ लेता हूं, ठीक है। मेंस में मैंने क्या पूछा आपसे, कह रहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इट कैन सर्व द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, साथ साथ में क्लाइमेट चेंज। देखो दोनों काम, एक तीर से मैं 2 शिकार कर सकता हूं, नहीं आपको क्या लगता है नहीं कर सकते भाई। जब आप इलेक्ट्रिक कर दोगे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आप ले आओगे, तो आप एक तीर से सर 2 शिकार कर रहे हो। कैसे कर रहे हो आप, पहला तो आप जो बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट की डिमांड है आप वो पूरा कर पा रहे हो, तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड पूरी कर रहे हो। साथ ही साथ में प्यारे बच्चों, जो इस बढ़ते ट्रांसपोर्ट की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप उसको भी क्या कर सकते हो, इसे टैकल कर सकते हो। सो आप ट्विन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आपको फुलफिल करना है, एंड ऑल्सो हाईलाइट द वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया और हो गया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को आपको बताना है, ठीक है। तो ये पूरा सवाल है। हिंदी में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहरी परिवहन और जलवायु परिवर्तन के दोहरे उद्देश्य को, ठीक है, गंभीर बना सकती है, गंभीर नहीं यार, ठीक है, इसको क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है, ठीक है। इट कैन फुलफिल द ट्विन ऑब्जेक्टिव। तो इसको आप कथन की पुष्टि करना है और इस प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। अब प्रकाश वो टॉर्च वाला प्रकाश मत डाल दियो, है ना, आजकल वो एक मीम बना के शो करते हैं ना, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए इधर ध्यान देते हैं, कैसे लिखोगे इस सवाल को, ठीक है, कैसे लिखोगे मैंने आपको बताया हुआ प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इंट्रो के अंदर। कोई भी सवाल हो ना आपको ऐसा, इंट्रो, बॉडी, अपने मन में सोचना है ऐसे, और फिर क्या है कंक्लूजन, ऐसे करना है। अब इंट्रो के अंदर में प्यारे बच्चों मैंने हमेशा बताया आपको कीवर्ड फाइंड करो यार। कीवर्ड में देखो यहाँ पर कीवर्ड क्या है दोस्तों, यहाँ पर कीवर्ड है मेरे पास इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात हुई है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, है क्या, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्या है, साथ साथ में इसका अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है भारत के अंदर, किस प्रकार से भाई कितना आ गया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसके लिए जो इंफ्रा है हमारे देश के अंदर में, जैसे चार्जिंग इंफ्रा, उसके ऊपर बताओ कि वो कितना डेवलप है। साथ साथ में इससे संबंधित गोल बताओ, ठीक है, इससे संबंधित विजन बताओ सरकार का क्या है। तो हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बता दिया। अब इसके बाद में बात करता हूं बॉडी। अब बॉडी वाला सेगमेंट जो होता है ये 2 भागों में बटा हुआ है, पहला और दूसरा। पहले सेगमेंट में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इससे 2 पर्पस फुलफिल हो रहे हैं। पहला पर्पस फुलफिल हो रहा है क्या, अर्बन मोबिलिटी, ठीक है, अर्बन मोबिलिटी, तो ऑब्वियस बात है हो रहा है। आप बताओगे सर वो कैसे हो रहा है, भाई जब ज्यादा लोग जो हैं अब उनका शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के ऊपर दबाव आ रहा है। तो इसकी मदद से आप उसको क्या कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मजबूत कर सकते हो, ठीक है,
एक बात तो ये हुई, बढ़ती जो ट्रांसपोर्ट की डिमांड है, अब भाई बहुत सारी बसें चलानी पड़ेगी ना, मेट्रो बस चलाना कम करो, मेट्रो चलाओ यार, ठीक है, या बस चला रहे हो तो आप बस किस पे चलाओ, इलेक्ट्रिक बस चला दो। तो उससे क्या होगा, ट्विन ऑब्जेक्टिव पर होगा। एक तो क्या कि आप देखो दिल्ली में मेट्रो चलने से कितना पॉल्यूशन कम हुआ है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। सो वो चीज़ है। दूसरा, इससे क्या हो रहा है दोस्तों, आपका क्लाइमेट चेंज का जो मेंसेस है वो कम हो रहा है, क्योंकि भाई ये जो बसें होंगी आपकी, जब ये चलेंगी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जब गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी, ग्रीन हाउस गैस कम होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा तो क्लाइमेट चेंज कम होगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, तो उसमें भी फायदा है। दूसरा ये क्या कह रहा है दोस्तों, चैलेंजेस। अब मैंने क्या बोला, ऐसा तो है नहीं ना कि आपने और हमने कहा और ये छू मंतर से हो गया, ठीक है भाई, हमने बात की छू मंतर से हो गया, नहीं, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, ठीक है। वो चैलेंजेस क्या हैं, सोचो, थोड़ा बुद्धि लगाना है आपको और बताना है। ये जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे, ऑब्वियस बात है बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी हम जो है भाई Hyundai कार बना रही है, किसकी, ऑब्वियस बात है अभी फॉसिल फ्यूल बेस्ड बना रही है, डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बना रही है, CNG बना रही है। अब CNG तो अब बनने लगा है, CNG का विस्तार अब होने लगा है, ठीक है। पहले CNG की, अगर हमारे यहाँ पहले CNG डलवानी थी ना, तो गांव से उसको 40 किलोमीटर दूर आना पड़ता था CNG डलवाने के लिए, मतलब 40 आना और 40 जाना, 80 किलोमीटर तो मतलब उसको CNG भरवाने के लिए चलना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे गांव के बाहर CNG का पंप लग गया है। तो क्या है ना कि ये चार्ज इंफ्रा जब इंफ्रा मजबूत होगा तब ये चीज हो सकती है ना। अब CNG अब विकसित हुई है, अब जाके CNG विकसित हुई है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की हम बात तो कर रहे हैं, ऐसे तो टाटा वालों ने भी गाड़ी निकाल दी, ठीक है, Hyundai वालों ने भी एक गाड़ी निकाल दी, मतलब सब अपनी एक एक गाड़ी लेके आ रहे हैं, अपना एक एक प्रोटोटाइप लेके सामने आ रहे हैं। बट वास्तविकता क्या है दोस्तों, अभी हमें इसमें अपग्रेडेशन की जरूरत है, हमें अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज है उसको एनहांस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें बैटरी बनानी पड़ेगी, जो इंडिया में बैटरी के लिए जो माल मिलता है वो है नहीं इंडिया के अंदर, उसके लिए हमने बोलीविया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो किस प्रकार से हम उसको अपग्रेड करेंगे, तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने, चार्जिंग वाला एक चैलेंज हमारे सामने है, ठीक है। फिर इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो पुरानी जो आपकी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो जाएंगी, तो उनमें रिट्रेंचमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट की छटनी होगी। तो किस प्रकार से उस एम्प्लॉय को आप अपग्रेड करके इधर लेके आओगे, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस के बारे में आप यहाँ पे बताओगे, ठीक है, इस प्रकार से आप इस सवाल को लिखोगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ, हो जाएगा प्यारे बच्चों, कर लोगे, ये लिख दोगे आराम से, मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन लिख दोगे, ठीक है, हाँ या ना लिख दोगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार ओके की रिपोर्ट कर दो सारे बच्चे, है ना। और जिन बच्चों ने एक बार लाइक नहीं किया है वीडियो को यार, प्लीज एक बार लाइक कर दो, और जिन्होंने कर दिया तहे दिल से धन्यवाद यार उनका। तो हमें 1200 लाइक तक पहुंचना है, ठीक है, अभी हमारे 700 के आसपास पहुंचे, मतलब अपने को 500 लाइक और करने हैं, ठीक है। फटाफट एक बार जल्दी से लाइक कर दो सारे बच्चे यार। वैसे मैंने आपको बताया ना, अकेडमी आपको जीएस के अंदर में 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन दे रही है, प्लस और आइकॉनिक। जीएस के अंदर मिलते हैं आपको ये 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन। जीएस के अंदर में जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है उनके प्राइस ये हैं, बट जैसे ही आप मेरा कोड लगाओगे, मेरा कोड है सुमित10, तो आपका डिस्काउंट क्या हो जाएगा, आपका डिस्काउंटेड प्राइस ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आइकॉनिक में भी ऐसा ही होता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे आपके नॉर्मल प्राइस है, बट ये जब आप मेरा कोड लगाओगे तो दीज आर द माई डिस्काउंटेड प्राइजेस, ये मेरे डिस्काउंटेड प्राइजेस है, प्लस और आइकॉनिक, ठीक है। सो याद रखिएगा बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इस करंट अफेयर की PDF मिल जाती है, प्लस मेरी क्लास का नोटिफिकेशन सारा आपको यहीं मिलता है। ये मेरा कोड है सुमित10 जो आपको यूज करना है फॉर एन अकेडमी के लिए, डिस्काउंट के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। सो गाइज अगर लेक्चर पसंद आया, प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपके सपोर्ट से ही दोस्तों मैं इस चैनल को हर स्टूडेंट के बीच में लेके जा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू। और हाँ, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।